आप लोग को होमवर्क याद हुआ है? हैं? ठीक है। हाँ, वही वही। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है। हाँ, लाइव है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा साउंड क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है। और इसमें अगर कुछ सुधार करने लायक हो तो वो क्या बताइए। ठीक है, इतना ठीक है ना? अब इसी पेज को हमने 3 बार में कर दिया। ठीक है, ये दूसरा बार और ये तीसरी बार, ये टोटल मिला के पूरा एक पेज एक लाइन है। ठीक। इसके बाद, हाँ, इसके बाद जैसे ही आते हैं तो अभी इसमें थोड़ा सा और भी काम बाकी है। ठीक ना? अब बाकी ये है कि इसको देखना है। ठीक ना? साइड पे थोड़ा सा भी और भी काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा था अभी ना ये पीपीटी बना कुछ और है, आया अभी कुछ और है। ठीक ना? इसको हम लोग बाद में मिला लेंगे। ठीक। चलिए, कह रहा है इसके पहले हमने देखा था कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध टोटल कितना हुआ था बाबू? 3। 3 में पहला कब हुआ? 1700, बोलिएगा, 42 से लेके कब? 48। आप बताइएगा। उसके बाद कब है? 1749। 49 से कितना? 54। और फिर 56 से क्या है? 63। इसमें क्या हुआ? एला सापला की संधि, इसमें पांडिचेरी की संधि, और इसमें क्या हुआ? पेरिस की संधि। क्लियर है? इतना हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 जगह युद्ध छिड़ा, एक कर्नाटक में और एक कहाँ? हैदराबाद में। और एक तरफ से कौन है बाबू? फ्रांसीसी है, और एक तरफ से कौन है? अंग्रेज है। अभी तक अंग्रेज शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 52 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कहा त्रिचनापल्ली को बचा लिया। यानी कि फ्रांसीसी ना त्रिचिनापल्ली को हड़पने ही वाले थे, लेकिन 1752 ईस्वी में एक ट्रिगर लॉरेंस है। कौन? ट्रिगर लॉरेंस, उन्होंने ही बचा लिया। और फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों के सामने क्या कर बैठा? आत्मसमर्पण कर बैठा। और एक सवाल बनेगा, क्या सवाल बनेगा? कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया इसी 1752 के बाद। किसको? डुप्ले को। डुप्ले कौन है पता है? फ्रांसीसी गवर्नर है। देखिए, कह रहा कि इसी हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। और 54 में किसको? गुडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। यानी कि डुप्ले गया तो कौन आया? गुडेहू। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध? त्रिचिनापल्ली। कब? 1752 में। आगे कह रहा है कि जनवरी 55 में पांडिचेरी संधि के साथ युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। बाबू, ये 55 में किस में हुआ? इस वाले में संधि हुआ ना, क्योंकि पहला क्या है? एला सापला, दूसरा क्या है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1755 में ही। ये आज हम नहीं, कल भी ये सवाल लगा चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 60 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह क्या हुआ? हार गया। वांडीवास की लड़ाई हुई है कब? 1760 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और अंग्रेजी सेना के बीच। अंग्रेज की तरफ से कौन आया है? आयरकूट। और कूट कूट के मारा है किसको? फ्रांसीसियों को। कह रहा है कि 61 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से क्या किया? छीन लिया। आपको पता होना चाहिए कि यही पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने किसी से लिया था। किससे लिया था? कुछ याद है?
हाँ, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने ले लिया था। ठीक है, तीर खा लोदी, तीर खा लोदी से पिछले वाले क्लास में हो चुका है। आप लोग का लुसेंट होगा ना तो खोल के देखिए। ठीक है, कह रहा है कि 63 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को क्या कर छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को क्या किया, लौटा दिया। कौन सी संधि? 63 की संधि। कौन सी संधि? एपापे, यानी कि यहाँ पे क्या है, पेरिस की संधि में। अब सुनिए, आपको हम बताए थे बाबू क्या चीज, चाय और कप, चफर चंद्रनगर, यफर यनम, कफर कराईकल, अपाफर पांडिचेरी, इस सब का सब है, तीनों का तीनों उठा लिया कौन? अंग्रेज। उठाया चारों था, क्लियर है, उठाया चारों था, लेकिन चंद्रनगर को छोड़कर यनम, कराईकल और पांडिचेरी फिर से किसको दे दिया? फ्रांसीसियों को। ध्यान से लाइन सुनिएगा। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, यानी कि चंद्रनगर किसके पास है? अंग्रेजों के पास है, अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 49 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रांसीसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। कहाँ पर? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अब चीजों को समझते हैं। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल क्या था? सर्वाधिक संपन्न था। और भला हो क्यों ना, क्योंकि ये शुरू से क्या है? बंदरगाह है। शुरू से क्या है? बंदरगाह है, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही संपन्न था। लेकिन उसमें मुर्शीद कुली खां जो है ना, वो स्वतंत्र बंगाल का क्या बना? नवाब बना। लेकिन टाइम टाइम पे मुगल को पैसा भेजते गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजा भेजता था। कह रहा है कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई बाबू? तो ढाका से कहाँ? मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ? मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ? मुर्शिदाबाद। जो कि मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। किस तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। अच्छा नांत्रिक की इसने इजारीदारी प्रथा और कृषकों के लिए कौन सा? तकाबी ऋण। तकाबी ऋण का मतलब समझ में आता है ना? कृषि के लिए अग्रिम ऋण, फसल हो या ना हो तकाबी ऋण मिल जाता था। साइज बड़ा करें, उसमें थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर जिनको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो अपनी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, अभी तो हम लोग बस क्या कर रहे हैं? प्रयोग ही कर रहे हैं। इसी दिन इसको भी सेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकाबी ऋण का मतलब होता है खेती के लिए अग्रिम ऋण, जो कि बड़ा खतरनाक होता है। आपका उपज होना चाहिए, 10 कट्ठा में खेती होना चाहिए, 10 कट्ठा का पैसा ले लिए, लेकिन खेती क्या है? जुआ है ना, हो या ना हो कौन जानता है। तो तकाबी ऋण बड़ा घाटे का सौदा बना। कह रहा है कि इसका उत्तराधिकारी इसका कौन बना? दामाद बना। यानी कि सबसे पहले कौन है? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां के बाद इसका दामाद कौन है? शुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन है? शुजाउद्दीन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गिरिया का युद्ध हुआ कब? 1740। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740। कह रहा है कि सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। यानी कि सबसे पहले कौन है? मुर्शीद। मुर्शीद के कौन है? सुजाउद्दीन। सुजाउ के बाद कौन है? सरफराज। और सरफराज को मारकर कौन बन गया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां किस युद्ध में? 1740 गिरिया का युद्ध। 1740 गिरिया का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शासन काल में मुगलों को राजस्व देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसने? अली वर्दी खान ने। ऐसे भी जो आदमी वर्दी पहन लेगा, क्या वो राजस्व दूसरे को देगा? आप ही वर्दी पहन के दूसरे को राजस्व दीजिएगा? नहीं ना, लीजिएगा ना। क्लियर है? हाँ, तो बातों को समझते हैं। तो कह रहा है कि अली वर्दी खाना अपने टाइम में राजस्व देना बंद कर दिया, इसीलिए इसका जो बंगाल है वो और भी अधिक क्या हो गया? सुखी और संपन्न बन गया। इसके शासन काल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को लोग भारत का क्या कहने लगे? स्वर्ग कहने लगे। कह रहा है कि इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद कौन बना? सिराजुद्दौला। तो एक बार फिर से बाबू, सबसे पहले कौन है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन है? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद कौन था? सरफराज। सरफराज को मार दिया कौन? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का एक दामाद बना कौन?
सिराजुद्दौला कौन? सिराजुद्दौला कौन? सिराजुद्दौला कौन? सिराजुद्दौला। अब आते हैं सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों का एक आया जो कि कठपुतली बना, कौन? मीर जाफर। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के बैठाया किसको? मीर कासिम। तो मीर कासिम बड़ा चालाक था, अंग्रेजों से 10 कदम दूर भागा और इसने अपनी राजधानी कहाँ से? मुर्शिदाबाद से सीधे कहाँ लेके चलाया? मुंगेर लेके चलाया। क्लियर है? तो फिर देखा कि कासिमो हमने के हाथ में ना पकड़ाई, तो इसको हटा के फिर किसको लाया? जफर को लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 जून 1756 ईस्वी को एक काल कोठरी की त्रासदी हुई जिसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। कौन सा? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस घटना को गढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है हॉलवेल। इस घटना को गढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? हॉलवेल। एक्चुअली देखिए, ब्लैक काल कोठरी की त्रासदी, ऐसे भी कोठरी को हम लोग हॉल बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा कि इस कहानी को बताया कौन है? हॉलवेल। कौन? हॉलवेल। कौन? हॉलवेल। हुआ कब है? 20 जून 1756। 20 जून 1756। 20 जून 1756। ठीक, कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरा काफी छोटा था, लेकिन जब सुबह में खोला गया तो उसमें से के गो मात्र जिंदा बचा? मात्र 23 गो। मात्र 23 गो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी काम खत्म। अब एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहला कौन है बाबू? मुर्शीद कुली खां। सबसे पहला कौन है? मुर्शीद कुली खां। उसके बाद कौन है? सुजाउद्दीन। उसके बाद कौन है? सरफराज। सरफराज को मार के कौन आया? अली वर्दी खां। उसके बाद दामाद कौन बना? सुजाउद्दीन। उसके बाद कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद कौन है? मीर कासिम। फिर कौन है? मीर जाफर। उसके बाद निजामुद्दौला। उसके बाद सैफुद्दौला। उसके बाद मुबारकुद्दौला, NSM। उसके बाद जानते हैं खाली नासम है। क्या है? खाली नासम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज हो गया क्लियर। अब तीसरे पेज की तरफ कह रहा है, आपको पता है कि काल कोठरी की त्रासदी किसने गढ़ा? जेड हालवेल। कितने तारीख को? 20 जून 1756 में। क्लियर? अब कह रहा है कि 146 अंग्रेज में से कितना जिंदा बचे? 23 आदमी। ठीक, कह रहा है पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। कहाँ का युद्ध? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। कह रहा कि अंग्रेजों ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर है? अंग्रेजों के सेनापति, जी हाँ, गुड इवनिंग सलोनी प्रजापति, गुड इवनिंग क्राइम मनोज जी, गुड इवनिंग। क्रिक मैन लिखे हैं, क्रिक मनोज। ठीक है, प्रिया प्रधान जी, गुड इवनिंग बाबू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव आए और बंगाल के नवाब कौन आया? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन आया? सिराजुद्दौला। आप बताइएगा सिराजुद्दौला किसका दामाद था? आप ना, अली वर्दी का दामाद। ठीक है, सिराजुद्दौला। थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। चलिए, कह रहा है कि अपनी सेनापति कौन? मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। कौन? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का क्या किया? नवाब बनाया। मीर जाफर को यहाँ फायदा था कि अगर मैं यहाँ धोखा दूंगा तो मीर कासिम के बाद गाड़ी किसकी आएगी? मीर जाफर की आएगी, स्टेशन पे लग जाएगी बंगाल में। ठीक, कह रहा है कि पलासी की लड़ाई में दो व्यक्ति काफी फेमस थे। कौन? एक मोहनलाल और एक कौन? मीर मदान। और देखिए मीर मदान जो है ना, वो वीर मैदान था, बेचारा मैदाने में मारा गया। क्लियर है? और मोहनलाल भी उसी में शहीद हो गए। कह रहा है छोटी सेना नवाब की वफादार रही, मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और पलासी में भागीरथी के किनारे, पलासी कहाँ है? भागीरथी के किनारे है। ताइप के हाथों की कठपुतली नवाब कौन बना? मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद किसको? मीर कासिम को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया? मुंगेर। लेकिन अगर चेंज कर देगा कि मुगदलपुर, प्रारंभिक नाम क्या चीज? मुगदलपुर। ये पहले के लुसेंट में नहीं था मुगदलपुर, सीधे था मुंगेर। मुगदलपुर इधर भी दिया है, इसको ऐड किया है। तो अब चीजों को समझेंगे कि अब देखिएगा, सबसे पहले बना कौन? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद कौन आया? कासिम। तो कासिम अपनी राजधानी पहले कहाँ था? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और मुंगेर का नया नाम मुगदलपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
कह रहा बंगाल की राजधानी का क्रम कैसा है? ढाका है, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कह रहा बक्सर का युद्ध नाम जानते हैं ना? अगर यहाँ पे डेट पूछेगा तो क्या मारिएगा? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में हुआ। और अवध का नवाब आया कौन? सुजाउद्दौला। देखिएगा सिराजुद्दौला मत मारिएगा, अवध का नवाब आया कौन? सुजाउद्दौला। ऐसे भी कोई बक्सर में आता है ना तो हम लोग मार मार के क्या करते हैं? सुजा देते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यूपी से बक्सर में आती है तो रेलवे स्टेशन पे पता है क्या लिखा है? सावधान बिहार आ गया। बात आ रही समझ में? स्टेशन पे एकदम लिखा हुआ है सावधान बिहार आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध में सबसे बढ़िया काम यही किया है कौन? हेक्टर मुंडो। कितने तारीख को? 22 अक्टूबर 1764 को। कौन कौन थे बाबू एक साइड से? हाँ, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजवा की तरफ से हेक्टर मुंडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये काम हो गया खत्म। यहाँ पे ये काम खत्म। एसएससी मोटिवेशनल वीडियो जी। हेलो सर, हेलो बाबू जी। क्रिकमैन मनोज अली वर्दी खा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए लगा लीजिएगा। 52 में त्रिचिनापल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण किसके नेतृत्व में हुआ? क्या मारिएगा? लॉरेंस। और कौन लॉरेंस? स्टीचर लॉरेंस। कौन लॉरेंस? स्टीचर लॉरेंस। नहीं याद है? स्टीगर लॉरेंस है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिचिनापल्ली पर कब्जे के बाद फ्रांसीसियों का क्या हुआ? तो वे आत्मसमर्पण कर गए। और आत्मसमर्पण इन द सेंस हार गए। और हारने के बाद किसको बुला लिया गया? टुप्ले को। 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? गोडेहू। कौन बना? गोडेहू। कह रहा है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई? कब मानिएगा? 55। वांडीवास का युद्ध कब मारिएगा? 60। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट। कौन किया? आयरकुट। 61 में अंग्रेजों ने किस स्थान को फ्रांसीसियों से छीना? पांडिचेरी। क्लियर है? और बस एक को रख के बाकी सब लौटा दिया। किसको रख लिया? चंद्रनगर को। 63 की पेरिस की संधि में फ्रांसीसियों को क्या मिला? तो व्यापार का अधिकार। बंगाल को मुगल साम्राज्य में कैसा राज्य माना जाता है? सबसे समृद्ध माना जाता है। और मुर्शिद कुली खान ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी बाबू? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने किस प्रथा की शुरुआत की? इजारेदारी। ठीक है, और साथ ही साथ में एक कृषि के लिए क्या चीज? तकाबी ऋण। फिर कह रहा है तकाबी ऋण किसके लिए दिया गया है? खेती के लिए। तकाबी ऋण किसके लिए? खेती के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। 40 में गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ बाबू? तो सरफराज और कौन सा? अलीवर्दी खां। इसमें मर कौन गया है? सरफराज को मार दिया किसने? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां के बाद उसका कौन बना? सिराजुद्दौला दामाद। कह रहा है गिरिया के युद्ध में कौन मारा गया? सरफराज। अलीवर्दी खां किसका नाम था? तो बंगाल। किसका नवाब था? बंगाल का नवाब। बंगाल को किस उपमा से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ग। लेकिन किसके टाइम में? अलीवर्दी खां के टाइम में। ब्लैक होल त्रासदी कब हुआ है? 1756 में हुआ। कितने तारीख को? 20 जून 1756। करा ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर हुई है बाबू? कलकत्ता में। और इस कहानी को गढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? सुजाउद्दौला, ऑलवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1300 हो गया ना? 18 के बाद 19। ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल त्रासदी में कितने अंग्रेज बंद किए गए? 146। कितने लोग जीवित बच गए? 23। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। कितना तारीख को? 23 जून 1757। 23 जून 1757। अब 22 अक्टूबर को कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ठीक है, हाँ। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? क्लाइव। कौन था? क्लाइव। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। कौन था प्लासी में सिराजुद्दौला का सेनापति? मीर जाफर। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने क्या किया बाबू? तो विश्वासघात किया है। प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना है? मीर जाफर बना है। मीर कासिम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी?
मुंगेर। सबसे पहले कहाँ था? ढाका। ढाका से कहाँ गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कहाँ गया? मुंगेर। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कह रहा है बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? तो सुनिए, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, अब हम लोग आ गए हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में टोटल 3 पेजेस को मिला के आपका टोटल क्या होगा? एक पेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, एक पेज का एक साइड हो रहा है। हाँ, एक साइड हो रहा है। खूब बढ़िया से लाइन बाय लाइन हो रहा है। आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके बता देंगे कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो रहा है या नहीं। ठीक, और डेली हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रिक मनोज लाइव रहिए भाई ट्यूशन के लिए। कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। टोटल कितने राज्यों से? टो, टोटल 8 राज्य प्लस एक कौन सा है बच्चा? तो केंद्र शासित है। इतना पता है ना? 8 राज्य कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? ठीक नहीं याद? हाँ, ऐसे ही बताइए। बिहार। रुक जाइए उनको बता लें दीजिए। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से राज्य सटे हैं। हाँ हाँ, ठीक। चलिए, अब उतना नहीं सोचना है। अब ठीक है, ग्रुप का तो यही फायदा है कि कोई भी सवाल पे ज्यादा नहीं सोचना होता है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अभी यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगीनाथ। योगी जो है किस कलर का कपड़ा पहनते हैं? भगवा। इनडायरेक्टली भगवा किसको समर्पित है? हिंदू में राम भगवान को, जो भी है। अच्छा, हम लोग उन्हीं को क्या कहते हैं? बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, जेसीबी कहते हैं। तो आप सुनिए, जेसीबी ऊ ही ह राम। क्लियर है? तो जे फॉर झारखंड, सी फॉर छत्तीसगढ़, बी फॉर बिहार, ओ फॉर उत्तराखंड, ही फॉर सॉरी ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, ही फॉर हिमाचल प्रदेश, ह फॉर हरियाणा, र फॉर राजस्थान, म फॉर मध्य प्रदेश। अच्छा, उत्तराखंड ही होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश तो स्वयं है। ठीक है, तो उ फॉर उत्तराखंड, ही फॉर हिमाचल प्रदेश, ह फॉर हरियाणा, र फॉर राजस्थान एंड म फॉर मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत है? और प्लस एक को केंद्र शासित पूछेगा तो क्या मारेंगे? दिल्ली मारेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तटरेखा यानी कि पानी से छूने वाला राज्य। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1663 किलोमीटर है। क्लियर? इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पे अब आंध्र प्रदेश नहीं है। अब दूसरे नंबर पे तटरेखा की लंबाई में कौन सा है? तमिलनाडु है। क्लियर है? तमिलनाडु है। तो पहला नंबर पे तटरेखा में लंबाई कौन हो जाएगा? गुजरात। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9। कितने राज्य हैं बाबू? 9। 9 में ध्यान देते हैं। ठीक है, 9 को ध्यान देते हैं। इसको रटना नहीं है, बस समझ लेना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको आएगा क्या चीज? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत है? एक बार फिर से शुरू करते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। उसके बाद क्या है बाबू? केरल है। केरल के बाद क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल भी बिल्कुल छपेगा, ठीक ना? और यहाँ से तो पूछिए ही ना। ठीक है, आज लूसेंट में कुछ देख के अच्छा लगा है। हमको टोटल एक दर्रा ऐसा मिला है जो कभी नाम सुने ही नहीं थे, और वो दर्रा है अधील दर्रा। और याद करने में बिल्कुल आसान है। जहाँ से खत्म होता है वहीं से क्या होता है? शुरू होता है। अधील लद्दाख। क्लियर है? चलिए आते हैं।
कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, एक बात मुझे बताओ, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर, सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अरे नहीं मिलती तो छोड़ दीजिए, हमको पता है ना कि बांग्लादेश से कौन कौन मिलती है, बस काम खत्म। और बांग्लादेश से टोटल सीमाएं कितनी लंबाई मिलती है बाबू? 4096.7। सबसे कम मिलती है, ज्यादा मिलती है? सबसे ज्यादा। और इसका ट्रिकवा क्या था मित्र में आप? मी फर, रुक जा सरोज, बताइए बताइए। अच्छा, तो ऐसे ही आप बताइए, एग्जाम क्रैक करना है ना, कौन की ट्रिक दिखाना है? हाँ बोलिए। हाँ ठीक। हम्म ठीक। मिजोरम, ठीक है, बहुत अच्छा। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मित्र में आप। अगर आप ये कर लेते हैं ना, अगर ये कर लेते हैं तो एग्जाम में ये जो सोचने वाला है ना कि है कि नहीं है कि नहीं है, तो ये काम ही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए मी फॉर मिजोरम, त्रफर, त्रिपुरा मे फॉर, मेघालय अफर, असम एंड पफर, पश्चिम बंगाल। कह रहा है पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, आपको पता है 3 गो नहीं, अब के गो हो गया है? 4 गो, एगो केंद्र शासित तो मार दीजिएगा, ठीक है। तो अब सुनिए कौन सा था? पागल राजस्थान। तो इसमें राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, क्लियर है, पंजाब भी है। अब सुनिए यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि राजस्थान की सीमा लगी है कितना? 1170 किलोमीटर। कल हम लोग एमसीक्यू लगाए थे ना, ठीक है, कि पाकिस्तान से सटा सबसे लंबा राज्य कौन है? राजस्थान। कितना किलोमीटर? 570 किलो, 1170 किलोमीटर। और गुजरात कितना है? 506 किलोमीटर। गुजरात कितना है? 506 किलोमीटर। और पंजाब कितना है? 425 किलोमीटर। गुजरात कितना है? 506 किलोमीटर। और ये पंजाब कितना है? 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में किससे लगती है? चीन से लगती है। तो बिल्कुल ध्यान देना है। यहीं पे है ना, यही है ना अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। अब सुनिए, तो पूर्व में कह रहा है क्या चीज? म्यांमार। और यहाँ पे कह रहा है क्या चीज? भूटान। क्या गलत कह रहा है तो है। और उत्तर में कह रहा है क्या चीज? चीन। ये किसका बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश का बात कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, भूटान और चीन से। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को ना सिक्किम को पहचानना है। और सिक्किम में अगर एगो ट्रिक मार दीजिएगा चिन्हबू, तो काम हो जाएगा। क्या चीज? खत्म। चिन्हबू, ची फॉर चीन, ना फॉर नेपाल, भू फॉर भूटान। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा एक राज्य है जिसका नाम क्या है? त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और किससे? मिजोरम से जुड़ा हुआ है। यांगपा दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या कर जाती है बाबू? प्रवेश करती है। कौन सी दर्रा? यांगपा दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगपा दर्रा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, क्लियर है। और यहाँ से, यहाँ यहीं पे ना जैसे कि मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? बोलिए। हाँ, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है, क्लियर है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ना, आते आते यहाँ भारत में प्रवेश करती है। तो जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसका नाम क्या है बाबू? यांगेपा दर्रा। कौन सी दर्रा? यांगेपा दर्रा। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक। कह रहा है कि जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। डायरेक्ट पूछेगा जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा? सिंधु। जोजिला का निर्माण किसके द्वारा? सिंधु। जोजिला का निर्माण किसके द्वारा? सिंधु। कह रहा है कि सीप किला का निर्माण किससे? सतलज। सीप किला किससे? सतलज। और जोजिला दर्रा का निर्माण? सिंधु। और सीप किला का निर्माण? सतलज से। एवं जलेपला का निर्माण किससे होता है? तीस्ता से होता है। जलेपला का निर्माण किससे होता है? तीस्ता से होता है। समझिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि जोजिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ, तो आप कहोगे किससे? सिंधु से। अगर आपसे पूछेगा कि सीप किला दर्रा का निर्माण किससे होगा, तो आप कहेंगे किससे? सतलज से। और फिर आपसे पूछेगा कौन सा एक दर्रा दे दिया है? जालेपला दर्रा। तो जालेपला दर्रा का निर्माण किससे होगा बाबू? तो तीस्ता से। किससे होगा? तीस्ता से।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना, आगे बढ़ जाए ना। अरे ये अभी बाकी है। चलिए, काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख। आदिकल दर्रा कहाँ है? लद्दाख। ठीक है। अकाज, और ये क्या है? लद्दाख। अ फॉर आदिकल, क फॉर काराकोरम, ज फॉर जोजिला। क्लियर है? अच्छा, जब तक ये नहीं था ना तो हम लोग पीजो बुक बनिहाल मारते थे ना तो जम्मू कश्मीर खत्म हो जाता था। लेकिन पीजो बुक बनिहाल में जो कहाँ चला गया है? लद्दाख में। और मैटर अलग अलग हो ही गया है। तो वैसे में जम्मू कश्मीर के लिए पीर पंजल कहाँ मारिएगा? जम्मू कश्मीर। बनिहाल कहाँ मारिएगा? जम्मू कश्मीर। अब बुर्जिल्ला कहाँ मारिएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीप किल्ला दर्रा कहाँ मारिएगा? हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लिए क्या था बाबू? जीरो बड़ा हिमाचल। जीरो बड़ा हिमाचल। सी फॉर सिप किल्ला दर्रा, रो फॉर रोहतांग दर्रा, ब फॉर बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा और सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सी फॉर सिप किल्ला, र फॉर रोहतांग और बड़ा फॉर बड़ा लाचा दर्रा, ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। एक बात मुझे बताओ, उत्तराखंड वाला ठिकवा याद है? उत्तराखंड का बस आप खाली लिखोगे मनाली, काम खत्म। म फॉर मानादर, सॉरी हाँ, म फॉर मानादरा, न फॉर नीतिदरा, ली पर लिपुलेखदरा, और सबका सब कहाँ पे है? उत्तराखंड। मनाली कहाँ निकलेगा बच्चा? उत्तराखंड। अच्छा, कोई ऐसे मतलब अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप बताएंगे? प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप बताओ। क्लियर? कोई दिक्कत है? एक बार फिर से, अगर हम कहेंगे आकाश तो कहाँ मारेंगे? लद्दाख। ऑफर अघिल, कफर काराकोरम, जाफर नहीं, जोजिला। जोजिला। जास्कर सिनरी। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने बताया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का तो क्या हो जाएगा? चिप किला, सिरो बाड़ा क्या मारिएगा? हिमाचल। मनाली कहाँ मारिएगा? उत्तराखंड। म फॉर मानादरा, न फॉर नीतिदरा, ली फॉर लिपुलेख दरा। ठीक, ये भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं इसका, बस बस एक ही लगाइएगा, नाजे सिक्किम। नाजे सिक्किम। अब सुनिए, ना फॉर नाथुला, जयफर जलेपला। अरुणाचल प्रदेश का याद कीजिएगा, बोदिया। क्या बोदिया? हाँ, अरुणाचल। ब फॉर बोमडिला, दी फॉर दीफुदरा, या फॉर यांगपा दर्रा। और यांगपा दर्रा से ही कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। ऊंचाई कितनी है? 5624, 5624, 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई। क्लियर है? कहाँ से? काराकोरम दर्रा से। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। 1A लेह से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा नाम सुने हैं क्या? रोहतांग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। उसका ट्रिक क्या था? सीरो बड़ा हिमाचल। क्लियर है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से क्या करता है? जोड़ता है। मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। और इस दर्रे का पुराना नाम क्या है? मृगु तुंग। ये नया है, पिछले लूशन में नहीं था। मृगु तुंग। मृगु तुंग किस दर्रे को? रोहतांग दर्रे को। किसको? रोहतांग दर्रे को। ये कभी मिला है मृगुतुंग? हाँ, पुराने वाले में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर से कहाँ? गिलगित। एक्चुअली बुर्जिल्ला दर्रा जो है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल्ला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। और जोड़ता है किसको? श्रीनगर से गिलगित को। श्रीनगर से गिलगित को। कह रहा है बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे था बाबू? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख को क्या करती है? जोड़ती है। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। कह रहा बनिहाल दर्रा नाम सुने हैं ना? बनिहाल दर्रा भी कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में।
तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से कहाँ, श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। और जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रे में, इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, काराकोरम, लेकिन सबसे छोटा दर्रा कौन सा, बनिहाल। कह रहा है कि तुजु दर्रा, कभी नाम सुने हैं, मणिपुर, तुजु दर्रा मणिपुर। कह रहा है कि सीप किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। सीप किला शिमला और तिब्बत। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप ही बताइएगा मोहन, कि सीप किला दर्रा किस नदी के द्वारा बना है, आप बताइए। हाँ नहीं यार, सफर सीप किला, सफर सतलज, सफर सिप किला सफर सतलज। आगे बढ़ते हैं। पाड़ा लाचा दर्रा हिमालय, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाएगा, मेघालय में। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाएगा, मेघालय में। जीवित जल पुल कहाँ पाया जाएगा, मेघालय में। अब सुनिए, मेघालय की एक जनजाति है, कौन सी जनजाति, खासी जनजाति। सबसे पहले अंग्रेज भारत में किस जनजाति से मिले, खासी जनजाति से। ऐसे भी हम लोग किसी से मिलते हैं, पहले खासी आता है, खासी जनजाति, वो लोग भी आए तो मिल गया। ठीक, वही लोग ना एक एक ट्री यूज करता है जिसका नाम क्या है, रबर ट्री नामक पौधे जड़े का अनुवर्धन कर, अनुवर्धन का मतलब खेती कर, इन्हें जलधारा की आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा गया है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। अब सुनिए, हमको आज दो शब्द निकला, एगो मृंगु मिला, एगो तुंग मिला, और एक ये निकला, एक निकला है, अच्छा, भृगु, ठीक है, ठीक है, भृगु। उसके बाद एगो निकला जिंग कैंग ईरो। क्लियर है, जिंग कैंग ईरो, ये मेघालय है। और ये कौन सा दर्रा है बाबू, तो रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ बना है, कन्याकुमारी, बौद्ध वीवीआई है। अर्धचंद्राकार तट कहाँ बना है, कन्याकुमारी में। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुष कोठी और श्रीलंका में तलैया मन्नार, यानी कि मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल भी कहा जाता है। देखिएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में एकदम बिल्कुल पतला संकीर्ण ऐसा रास्ता है, तो इसी को बोलते हैं कौन सा पुल, आदम का पुल, और इसी को बोलते हैं तलैया मन्नार। क्लियर है, चलिए, जाफना नाम सुने हैं। अब सुनिए, जैसे कि ये है बाबू, ये है आपका श्रीलंका। क्लियर है, श्रीलंका का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है ना, वो है पॉइंट पेड्रो। क्या है, पॉइंट पेड्रो। और इसी पॉइंट पेड्रो के ठीक नीचे एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, जाफना। तो जाफना जो है ना, वो श्रीलंका के उत्तर में पड़ता है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का। तो जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। अब सुनिए, एलिफेंटा गुफा पूछेगा तो कहाँ मारिएगा, हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। लेकिन एलिफेंटा दर्रा पूछेगा तो कहाँ मारिएगा, श्रीलंका। दर्रा पूछेगा तो कहाँ मारिएगा, श्रीलंका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, तो चलिए उत्तर लगाइए पढ़ पढ़ के, थोड़ा सा बोतल दीजिए, पानी है, ये देखिए। चलिए भाई, आप लोग भी, जितने सारे लोग ऑनलाइन हैं, वो भी अपना उत्तर देख देख के लगाते रहेंगे। क्लियर हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, और सेशन को लाइक भी करें, और आप लोग थोड़ा शेयर भी करें। हाँ बहुत बढ़िया, यही कुल तो सोचा था नहीं। भारत में सबसे लंबी राज्य सीमा किस राज्य की। अब जो हम लोग पढ़े हैं ना, बस वहीं लगा दीजिए, जो आज टॉपिक में पढ़े हैं, इसको कहना चाहिए था जलीय राज्य सीमा। तब जाके हम लोग लगाते कितना, गुजरात। और कितना है, हाँ 1170, वो तो राजस्थान का है। 1663, कितना है, 1663। क्लियर है जी, 1663। याद है कि नहीं है, याद है ना। ठीक है, कल क्या करेंगे ना, कि पहले टेलीग्राम पे आप लोग को हम भेज ही देंगे ये वाली चीज़ें,
ठीक है। हाँ, कह रहा है कि महाराष्ट्र के 9 राज्य भारत के 9 राज्यों की तटरेखा होती है। इसमें पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। तटरेखा में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का। तीसरा किसका है? आंध्र प्रदेश का। और सबसे छोटा किसका है? गोवा का। ठीक है। लाहौर भी बिहार में होता है। ठीक है। बिहार की राजधानी लाहौर। हाँ हाँ, हाँ। मोदी जी बोलते, मोदी जी को न्यूज आता कि बिहारी सब पहुंच गया लाहौर तक। ठीक है। हम लोग तो जानते हैं खाली उधर चाय पीने चले जाते। चलते चलते कह रहा है कि पाकिस्तान से लगती सीमा गुजरात की लंबाई कितनी है? अभी आपको बताए ना कितनी। अच्छा हाँ, गुजरात का 506 और 425 किसका था? पंजाब का। पाकिस्तान से लगी सीमा में पंजाब की लंबाई 425। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस देश से मिलती है? तो किससे मिलती है? भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? चीन से मिलती है। कुछ आपको याद आ रहा है ना? चलिए, सिक्किम की सीमा किन देशों से मिलती है? तो सिक्किम जो है ना, ट्रिकवा था। क्या ट्रिक था बाबू? चीना भू। क्या हो जाएगा? चीन, नेपाल, भूटान। चिटगांव का नाम सुने हैं? चिटगांव। चिटगांव का संबंध होता है किससे? बांग्लादेश। और एक व्यक्ति का नाम पूछता है, दुरेसेन। ठीक। कह रहा है कि जोजिला दर्रा किस नदी द्वारा बनता है? जोजिला सिंधु। और सीप किल्ला दर्रा किस नदी द्वारा? सतलज। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। नाजय सिक्किम। बोमडिल्ला बोदिया कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 कह रहा है लिपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। लिपू लेख कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा मनाली का टिक था ना, कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड। नीति कहाँ है? उत्तराखंड। नाथुला कहाँ है? भारत और चीन में। ठीक है, भारत और चीन में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को ले से। देखिए, ये वाला जो सेक्टर है ना, यही टफ पड़ेगा। ठीक है। हाँ, कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किसे जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी से लाहौल। और ऐसे भी रोहतांग है किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सॉरी, मध्य प्रदेश बोलते, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पाड़ा लाचा कहाँ पे है बाबू? हिमाचल। बनिहाल कहाँ है? जम्मू। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल में। तुज्जू दर्रा कहाँ है? तुज्जू दर्रा। ठीक है, भारत और म्यांमार की मणिपुर होना चाहिए। मणिपुर में होगा ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है, मणिपुर भारत में हो जाएगा और म्यांमार की सीमा हो जाएगी। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। सबसे छोटा दर्रा कौन सा था? बनिहाल दर्रा। काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 5624 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी पे। ठीक है। बायोलॉजी पे चलिए, कल बायोलॉजी छूट गया था ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया? दो। एक कौन सा है? पादप है। तो एक कौन सा है? जंतु है। हम लोग किस में आएंगे? जंतु में आएंगे। और जो सब्जी उब्जी आएगा कहाँ आएगा? पादप में आएगा। कह रहा है कि लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की क्या बोल नींव पड़ी। और इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। किसको? लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। 1735 में। अब सुनिए, अगर आपको एसएससी का एग्जाम में कभी बैठना है तो आप इसको याद कीजिए, क्योंकि अब वो ट्रेंड बदल गया है। ये पूछ रहा है, कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में दिया। है 3 जगत नहीं बल्कि कितना जगत दिया? 2 जगत। कौन कौन? पादप एवं जंतु। कौन? लिनियस। कब?
35 में। कब? 35 में। कह रहा है कि इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी, कौन? सिस्टीमा नेचुरी, कौन? सिस्टीमा नेचुरी, कौन? सिस्टीमा नेचुरी। खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं, बल्कि 66 में कौन? अर्नेस्ट हिकल ने प्रस्तावित किया। अब सुनिए, 2 जगत कहेगा तो क्या मारिएगा? लिनियस। 3 जगत कहिएगा तो क्या मारिएगा? अर्नेस्ट हिकल, अर्नेस्ट हिकल, अर्नेस्ट हिकल। लिनियस ने कब दिया था? 35 में, 35 में। और अर्नेस्ट हिकल ने कब दिया? 66 में। क्लियर? जिसमें उन्होंने बोला कि पादप तो एगो है, ये है, दूसरा कौन है? जंतु है, और तीसरा कौन है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन है? प्रोटिस्टा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवधारियों का कितना वर्गीकरण? 5 वर्गीकरण। पहला है कौन सा? मोनेरा। दूसरा कौन है? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन है? पादप। तीसरा, चौथा कौन है? कवक। और पांचवा जंतु। सुनिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब आते हैं, कह रहा है कि द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर द्वारा कब? 1969 में। एक बात मुझे बताओ, 1735, 1866, 1969, ये कौन है? लिनियस। ये कौन है? विटकल, विकल, अर्नेस्ट विकल। और ये कौन है बाबू? विकल। हाँ, विटकल भी कर सकते हैं, विटकल। ठीक। और ये कौन है? विटकर। ये विटकर है। ठीक है, हाँ। आगे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 69 में प्रस्तावित कितना जगत? 5 जगत। कितना जगत? 5 जगत। कह रहा है कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है, और क्या है? जंतु है। अब सुनिए, इसमें ना पादप को प्लांटी, कवक को क्या बोलिएगा? फंगी। कवक को क्या बोलिएगा? फंगी। कह रहा है कि मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित है। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग। अब सवाल पूछेगा कि जीवाणु जो है निम्न में से किस जगत का है? तो क्या मानिएगा? मोनेरा। यानी कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है उसमें केंद्रक नहीं है। हम लोग में केंद्रक है कि नहीं है? केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटिक। सिंपल सा है, ऐसा है। चलिए, हम तो खैर यही जानते हैं कि केंद्रक होता ही नहीं प्रोकैरियोटिक में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कोबैक्टीरिया है और तंतु में जीवाणु है। पैरा प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव प्राय जलीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बोल दिया ना, यानी कि अब इसमें केंद्रक है। ठीक, जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है। बहुत वीवीआई है भाई, ये बहुत पूछता है। ये देखिए, एक साइड से कौन है? पादप, और एक साइड से कौन है? जीव जंतु, और बीच का जो ये क्षेत्र है यही कहलाएगा क्या चीज? युगलीना। युगलीना, जाइगोट इसी को बोलते हैं ना, जाइगोट। चलो आगे बढ़ते। कह रहा है युगलीना इसी को कहते हैं। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होती है और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होती है। अब सुनिए, प्रकाश में ये अपना खाना खुद बना लेगी, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो खाना क्या करेगी? दूसरे से ले लेगी। कौन? युगलीना, यानी कि कौन? प्रोटिस्टा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। इसमें कौन आएगा? प्रोटोजोआ आएगा। ठीक, कह रहा है कि पादप, नाम सुने हैं ना प्लेंटी का? कह प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। रंगीन, बहुकोशिकीय और कौन? प्रकाश संश्लेषक। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधा इसी जगत में आते हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय इसी में आएंगे। कवक, और इस जगत में यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। परपोषित का मतलब समझ रहे हैं? जो दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो। एक, हाँ। कह रहा है जिसमें अवशेषण द्वारा पोषण होता है। सभी इतर पोष यानी कि दूसरे पर रहने वाले ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की, नमक जटिल शर्करा की बनी होती। जंतु,
इस जगत में सभी बहुकोषीय जीव हम ही लोग आएंगे। ठीक, जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं और इनको मेटाजोआ कहते हैं, या मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा है, जेलीफिश है, कृमि है, सितारा मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी तथा सारे स्तनधारी किस में आएंगे? जंतु में आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कौन है? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लीनियस। और पांच जगत प्रणाली कौन दिया? आर.एच. विटकर। कब दिए? 1969 में। 1969 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवों का द्विनाम पद्धति 1735 कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वार्गिकी का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? इनकी कोई पुस्तक भी थी क्या? कौन? सिस्टीमा सेंचुरी। कह रहा है कि सिस्टीमा नेचुरा, हाँ, कह रहा है कि ये जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है। पहला जो है वो वंश है और दूसरा क्या है? जाति का नाम है। वंश तथा जाति के नाम के बाद उसकी वार्गिकी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसे सबसे पहले उस जाति को खोजा जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस लीन। अब यहाँ होमो क्या है? होमो क्या है? वंश है। और ये क्या है? सैपियंस क्या है? जाति है। और लीन क्या है? खोज करता है। अब सुनिए, ये नाम रखने का क्यों जरूरत? ताकि विश्व के कोई भी वैज्ञानिक किसी भी देश में जाएं, अगर उनको कोई डिमांड हो तो वो वैज्ञानिक नाम यूज करके उस चीज को मांग सकते हैं। जैसे भारत में हम लोग मेढक को राना टिकराना, जैसे मेढक को मेढक कहते हैं, कोई आ गया फ्रांसीसी और वो कुछ और नाम ले रहा है तो हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन बोलेगा राना टिकराना, राना टिकराना, तो हम भी समझेंगे, पुर्तगाली भी समझेगा और जो इटालियन है वो भी समझे। बात आ रही समझ में? इसीलिए वैज्ञानिक नाम देने का क्या हुआ? जरूरत पड़ा। चलिए, मारिएगा। लिनियस ने दो जगत का प्रस्ताव किसने दिया? मतलब कौन कौन है? पादप और जंतु। लिनियस को किस नाम से जाना जाता है? क्या मारिएगा? लिनियस को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का। लिनियस ने वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत कब की है? 1735 में। लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टीमा नेचुरा। लिनियस ने खनिजों को किस रूप में रखा बाबू? वर्ग में। वर्ग में, ठीक है। चलिए, ठीक। कह रहा है कि तीन जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। कब दिया है? 66 में। कब? 66 में। पांच जगत कौन दिया है? विक्टर दिया है। कब दिया है? 1969 में। पांच जगत वर्गीकरण में कुल कितने जगत हैं? पांच का पांच। पांच जगत वर्गीकरण का पहला जगत कौन सा है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा कवक। चौथा पादप। छठवा सॉरी मतलब पांचवा जंतु। मुनीरा जगत में किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक। मुनेरा में कौन शामिल होते हैं? तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत का जीव कैसा होता है? एकोस्कीय होता है। प्रोटिस्टा के जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। युगलिना किस जगत का उदाहरण है बाबू? प्रोटिस्टा का। और क्या बोला गया है? पादप और जंतु का बीच वाला क्षेत्र। प्रोटिस्टा के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परपोषी है और ये स्वपोषी है। प्रकाश मिला तो खुद से बनाए, अब प्रकाश नहीं मिला तो किससे बनाए? परपोषी से बनाए। एक नेक्स्ट आते हैं, पादप जगत के जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पादप जो है वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। पादप जगत में कौन शामिल है? तो शैवाल है, मांस है और कौन है? पौधे। मांस भी अपने आप में क्या है? पादप है। ठीक। कवक जगत के जीव कैसे पोषण प्राप्त करते हैं? अवशोषण से करते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक कवक सामान्यतः कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतु जगत के जीव कैसे होते हैं? ये भी परपोषी होते हैं। ठीक। आगे, जंतु जगत के जीवों को और किस नाम से जाना जाता है? मेटाजोआ। नाम आया था क्या? ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है बाबू? जाति। द्विनाम पद्धति किसने प्रारंभ किया है? लिनियस ने। कब किया है?
35 में द्विनाम पद्धति को कितने शब्द में किया गया? 2। कह रहा है कि पहला शब्द निकला क्या है? वंश का नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आए कोई खींचे। अब ये सुनिए, ये क्या है? स्पीडी। तो स्पीडी का एक लाइन इधर वाला और एक लाइन इधर वाला, और जो बीच वाला था वो कल हम करा दिए, ठीक ना? तो एक लाइन में आधा, एक लाइन में आधा, ये पूरा एक लाइन खत्म हो गया स्पीडी का। फिर एक लाइन उधर का और उसके नीचे आइएगा तो फिर एक लाइन उधर का, उसके बाद फिर इसका एमसीक्यू, एक झटका। क्लियर है? चलिए आइए कोई खींचेंगे। आइए कोई 10 मिनट भी आएगा तो उसके बाद हम हो जाएंगे पुष्ट।